नहीं, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी ऑफ अकाउंटेंसी। स्टूडेंट्स, आज हम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पढ़ रहे हैं। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में हमारा लेक्चर IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पर है। इस सीरीज में हम देखेंगे कि IAS 16 क्या कहता है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट या नॉन करंट एसेट्स क्या है, इनकी रिकग्निशन, मेजरमेंट क्राइटेरिया क्या है, हाउ टू डिप्रिसिएट, हाउ टू रिवैल्यू non-current assets and what are other related issues। तो शुरू करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। IAS 16 क्या कहता है? The standard prescribe rules regarding the recognition, measurement and disclosures relating to property, plant and equipment, often referred to as non-current assets, that would enable users of financial statement to understand the extent of an entity's investment in such assets in the moments they are in। स्टैंडर्ड्स बुनियादी तौर पर नॉन करंट एसेट के बारे में हैं। नॉन करंट एसेट्स को जो कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के नाम से हम डिस्क्राइब करते हैं, इनकी रिकग्निशन किस तरह होती है, मेजरमेंट क्राइटेरिया क्या है और इनके हवाले से डिस्क्लोजर्स क्या है, ये हम इसमें सीखेंगे। द प्रिंसिपल इश्यूज इन्वॉल्व रिलेट टू, बुनियादी वो मसाइल जो कि नॉन करंट एसेट्स से वाबस्ता है वो क्या है। रिकग्निशन ऑफ नॉन करंट एसेट्स, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये एक बुनियादी इशू है कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे नॉन करंट एसेट्स को किस तरह रिकग्नाइज करते हैं, कब रिकग्नाइज करते हैं, ये एक मेजर इशू है। इसी तरह से डिटर्मिनेशन कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, रिकग्निशन के बाद प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट या नॉन करंट एसेट की कॉस्ट किस तरह डिटरमिन होती है, और डिप्रिसिएशन एंड रीवैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। वक्त के साथ साथ नॉन करंट एसेट की वैल्यू डिप्रिसिएट भी होती है और बाज़ सूरतों में एप्रिसिएशन भी होती है। तो डिप्रिसिएशन किस तरह से होती है, किस तरह से हम रिकॉर्ड करते हैं, रिवैल्यूएशन के क्या इम्पैक्ट्स पड़ते हैं और इस इशू को हम कैसे डील करते हैं, ये भी हम इसमें देखेंगे। नाउ IAS का स्कोप क्या है? स्कोप ऑफ IAS 16। The requirements of IAS 16 are applied to accounting for all property, plant and equipment unless another standards permit otherwise। दरअसल IAS 16 अप्लाई होता है या एप्लीकेबल है टू ऑल प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अनलेस के स्टैंडर्ड अदरवाइज परमिट करते, लेकिन इसमें शामिल नहीं है कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट which are classified as held for sales in accordance with IFRS 5। अगर कुछ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हमने सेल पर्पस के लिए रखे हैं या हमने उसको सेल करने हैं तो वो IAS 16 के तहत हम डील नहीं करेंगे बल्कि IFRS 5 के तहत। इसी तरह से बायोलॉजिकल एसेट्स रिलेटिंग टू एग्रीकल्चरल एक्टिविटी वो हम IAS 16 में डील नहीं करते बल्कि IAS 41 में। सिमिलरली मिनरल राइट्स, मिनरल रिजर्व्स एंड सिमिलर नॉन रिजेनरेटिव रिसोर्सेस, इनको हम IAS 16 में कवर नहीं करते। इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स, ये भी अर्चन की एसेट्स से रिलेटेड इशू है इम्पेयरमेंट, लेकिन इसके लिए हमारे पास एक और स्टैंडर्ड है जिसको IAS 36 कहते हैं। अब आते हैं कि IAS 16 के मुताबिक की टर्म्स क्या हैं जिनको जानना ज़रूरी है ताकि हम IAS 16 के तहत मुख्तलिफ इश्यूज़ को समझ सकें। पहली चीज़ ये कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट खुद क्या है। टेंजिबल एसेट्स दैट आर
held for use in production or supply of goods and services, for rental to others or for administrative purposes, and are expected to be used during more than one accounting period. वो तमाम tangible assets जो कि बिजनेस में एक्सपेक्टेड है कि यूज होंगे फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग या 12 मंथ्स, वन अकाउंटिंग पीरियड या 12 मंथ्स। बिजनेस में किस तरह से यूज होंगे? मसलन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, या अगर हमने इसको रेंटल टू अदर इस तरह यूज करने हैं, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस यानी एडमिनिस्ट्रेशन में यूज होते हैं, तो ये सारे के सारे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के दायरे में शामिल। एक और टर्म की कॉस्ट क्या है? द अमाउंट पेड और फेयर वैल्यू ऑफ अदर कंसिडरेशन गिवन टू एक्वायर और कंस्ट्रक्ट एन एसेट। कॉस्ट क्या है? कॉस्ट से मुराद वो अमाउंट है जो कि हम पे करते हैं एक नॉन करंट एसेट को एक्वायर करते वक्त, या फिर किसी दूसरी सूरत में हम इसकी पेमेंट करते हैं। मसलन एक एसेट का तबादला किया, एसेट ए को एक्वायर करने के लिए, या तो हमने लेट सपोज $100 पे किया, तो ये इसके कॉस्ट हुई, या फिर एसेट ए को एक्वायर करते वक्त हमने एसेट बी का तबादला किया, एक्सचेंज किया, तो ये है फेयर वैल्यू ऑफ अदर कंसिडरेशन गिवन टू एक्वायर और कंस्ट्रक्ट एन एसेट। तो फिर ए की वैल्यू हम यानी ए की कॉस्ट हम बी की वो जो कंसिडरेशन है या बी की जो वैल्यू बन रही है, फेयर वैल्यू जो मार्केट वैल्यू है, उसको हम कॉस्ट समझेंगे। यूजफुल लाइफ एक टर्म है। यूजफुल लाइफ से क्या मुराद है? ये भी नॉन करंट एसेट से खास है। The period over which an asset is expected to be utilized or the number of production units expected to be obtained from the use of that asset. किसी भी नॉन करंट एसेट की वो यूजफुल लाइफ या वो पूरा अरसा या वो पूरा टाइम जिसमें वो एक एसेट यूज होगा या यूज हो सकेगा, या फिर नंबर ऑफ यूनिट्स जो कि उस एसेट को इस्तेमाल करके हम जनरेट करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं, उनसे उन नंबर ऑफ यूनिट से एक एसेट की लाइफ मुतय्यन होती है, यानी यूज़फुल लाइफ। मसलन मशीन है, एक मशीन से कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस होते हैं, तो वो यूज़फुल लाइफ है। एक ट्रक है, ट्रक अपनी पूरी लाइफ में कितनी ट्रैवलिंग कर सकती हैं, तो नंबर ऑफ किलोमीटर्स हैं। या फिर कोई और एसेट है, फर्नीचर है, वो 2 साल 3 साल यूजेबल है, यूजफुल लाइफ उसकी वो होगी। इसी तरह से रेजिजुअल वैल्यू से क्या मुराद है? द एस्टिमेटेड अमाउंट लेस एस्टिमेटेड डिस्पोजल कॉस्ट दैट कुड बी करंटली रियलाइज फ्रॉम द एसेट डिस्पोजल if the asset were already up in age and condition expected at the end of its useful life. अब आसान लफ्ज़ों में अगर बात करें तो रेजिजुअल वैल्यू से मुराद ये है कि एक एसेट अपनी यूज़फुल लाइफ के अख्तिताम को पहुंचा, उसके बाद भी उसकी वैल्यू ज़ीरो नहीं होती, उसकी स्क्रैप वैल्यू क्या बन रही है, उसको रेजिजुअल वैल्यू कहते हैं। या फिर ज़्यादा सही मानों में मसलन एसेट ए को हमने लेट्स सपोज एसेट ए को हमने 5 साल यूज़ किया, 5 साल के बाद उसकी जो एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू है वो आप यूँ समझे कि 200 है। अब 200 वैल्यू जनरेट करने के लिए या फिर रियलाइज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, 20 रुपीज़ खर्च करने पड़े ताकि उसको मार्केट कर सके। यानी आपके गोदाम में पड़ा हुआ है, उसकी एस्टिमेटेड जो वैल्यू है वो 200 है, आप इसको मार्केट तक ले जाएंगे तो डिस्पोजल कॉस्ट आती है, या थ्रू किस ब्रोकर उसको बेचेंगे तो $10 या $20 आपको पे करने पड़ेंगे, तो वो माइनस करके 200 में से वो आपकी रेजिजुअल वैल्यू हो जाएगी। इसी तरह से डिप्रिसिएबल अमाउंट एक और टर्म है। डिप्रिसिएबल अमाउंट से क्या मरा?
द कॉस्ट ऑफ इन एसेट लेस इट्स रेजिजुअल वैल्यू। किसी भी एसेट की वो इनिशियल कॉस्ट उसमें से रेजिजुअल वैल्यू को माइनस कर दें तो ये उसकी डिप्रिसिएबल अमाउंट यानी वो अमाउंट जो कि डिप्रिसिएट होगी या काबिल डिप्रिसिएशन है। खुद डिप्रिसिएशन क्या है? The systematic allocation of the depreciable amount of an asset or its expected useful life। भी हमने बात की कि एक एसेट है उसकी कॉस्ट है, उसके कॉस्ट में से अगर हम रेजिजुअल वैल्यू यानी वैल्यू एक्सपेक्टेड एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ लेस डिस्पोजेबल कॉस्ट, वो अगर इनिशियल कॉस्ट में से माइनस करें तो हमारे पास डिप्रिसिएबल अमाउंट आ जाएगी। यानी ये वो अमाउंट है जो कि एक्सपेंस बनेगी ओवर द लाइफ ऑफ एन एसेट। अब इस टोटल अमाउंट को जो कि एक्सपेंस बनेगी, इसको हम किसी भी एसेट की पूरी लाइफ को पूरी लाइफ पे फैलाएं या कि पूरी लाइफ को एलोकेट करें एक सिस्टमैटिक वे से यानी एक वेल रेगुलेटेड वे से, तो इसको डिप्रिसिएशन कहते हैं। सिंपल लफ्ज़ों में एक एसेट है 120 उसकी कॉस्ट है, 20 रुपीज़ लेट्स सपोज उसकी रेजिजुअल वैल्यू है, तो डिप्रिसिएबल अमाउंट कितनी होगी 100। अब अगर इसकी यूज़फुल लाइफ 5 ईयर्स है तो 5 से डिवाइड करके लेट्स सपोज आई एम एज्यूमिंग स्ट्रेट लाइन मेथड, तो $20 या 20 रुपीज़ उसकी डिप्रिसिएशन पर ईयर आ जाएगी। फेयर वैल्यू एक और टर्म है कि फेयर वैल्यू क्या है, क्योंकि आगे ये सारे टर्म्स हमने इन टर्म्स के साथ ही हमने आगे इस पूरे सीरीज़ को चलाना है, तो इसलिए इनको समझना और इनके बारे में अंडरस्टैंडिंग का होना ज़रूरी है। The amount for which an asset could be exchanged between knowledgeable willing parties in an arm's length transaction। किसी भी एसेट की फेयर वैल्यू क्या है? फेयर वैल्यू से मुराद दरअसल ये कॉस्ट नहीं है, ये मार्केट वैल्यू नहीं है, बल्कि इसकी डेफिनेशन क्या की है कि दरअसल ये किसी भी एसेट की वो वैल्यू है जिससे वो एक्सचेंज हो सकता हो। मेरे पास एक एसेट है, अगर मैं ये एक्सचेंज कराना चाहूँ मार्केट में, किस तरह से? इन एन आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन। यहाँ दो अल्फाज यूज़ हुए, नॉलेजेबल विलिंग पार्टीज। नॉलेजेबल से मुराद ऐसे लोग जो कि मार्केट के बारे में पूरी आगाही रखते हैं, पूरा इल्म है, यानी वो किसी जहालत में नहीं है, किसी इग्नोरेंस में नहीं है, वो सब कुछ जानते हैं। उस अपनी आगाही की हालत में वो एक एसेट को किस हिसाब से ख़रीदेंगे, विलिंगली, यानी उनको किसी ने फोर्स ना किया हो, कोई फोर्स इसमें शामिल नहीं है, बल्कि उनकी विलिंगनेस भी शामिल है, उनका नॉलेज भी शामिल है। और तीसरी चीज़ कि इस वैल्यू पे एक एसेट को ख़रीदने या एक्सचेंज करने के लिए यहाँ पर ये आर्म लेंथ ट्रांजैक्शन है। आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन से मुराद आसान लफ्ज़ों में कहूँगा कि ये वो आम फेयर वैल्यू हो, यानी मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू से क्या मुराद? वो कीमत जो कि हर एक के लिए हो, जिसमें आप किसी को कोई ख़ास तख़सीस नहीं देते, कोई अलाउंस नहीं देते, उसको कोई प्रेफरेंस, कोई प्रायोरिटी नहीं देते, या किसी डिसेप्शन में नहीं आते, किसी और इंक्लाइनेशन के तहत, किसी और प्रेफरेंस के तहत किसी को डिस्काउंट नहीं देते, बल्कि एक नॉर्मल कीमत होती है जो कि मार्केट में प्रिवेल करती हैं। इसको फेयर वैल्यू कहते हैं। मेरे ख्याल में समझ आ गई। फिर भी समझना है इस बात की तो ज़रूर कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं मज़ीद इसको एक्सप्लेन करूँगा। स्टूडेंट्स, वीडियो का टाइम पूरा हो चुका है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि रिकग्निशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हम किस तरह से करते हैं। तब तक अल्लाह हाफिज़।